एडमिशंस एंड डिनायल्स। देखो, एडमिशंस एंड डिनायल्स में जाने से पहले छोटा सा एक प्रोसेस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस प्रोसेस को समझना। आपने कोर्ट के सामने अपनी प्लीडिंग्स क्यों दी? प्लेंटिफ कॉज ऑफ एक्शन बता रहा है कि मेरे ये एलिगेशन है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, और डिफेंडेंट अपना डिफेंस ले, यही मतलब था आपका। और इससे क्या होगा? कोर्ट को क्या पता लग जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट पता लगेगा। आपने प्लेंट दे दी, ऑपोजिट पार्टी ने अपना रिटर्न स्टेटमेंट दिया, और रिटर्न स्टेटमेंट में चीजों को डिनाई कर रहा है, मैं कहता हूँ डिनाई कर रहा है। प्लेंटिफ कह रहा है मैंने पैसे लेना था, ये कहता मैं नहीं दूंगा, मैंने कोई पैसा नहीं देना आपका। प्लेंटिफ कहता मेरी जमीन पे कब्जा कर रखा है, कहता नहीं मेरी जमीन है, ठीक है तुम कैसे ले सकते हो। तो मतलब डिनाई कर रहा है आपकी चीजों को, एडमिट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर एडमिट कर लेता तो मामला ही पलट जाता, फिर तो कंट्रोवर्सी खत्म हो। लेकिन आपने प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, जिनको हम जर्नल तौर पे क्या कहते हैं, प्लीडिंग्स, एज पर ऑर्डर 6 रूल नंबर 1। ऑर्डर 6 रूल 1 कहता है ना, प्लीडिंग्स मींस प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। तो प्लीडिंग्स आ गए। कोर्ट प्लीडिंग्स को पढ़ने के बाद ये देखता है कि प्लेंटिफ क्या कह रहा है, उस चीज का जवाब अपोजिट पार्टी क्या दे रही है, मना कर रहा है कि एडमिट कर रहा है। अगर मना कर रहा है तो इसका मतलब वहां पे कंट्रोवर्सी, जहां मना किया वहां कंट्रोवर्सी है कि नहीं? और कंट्रोवर्सी के बेसिस पे ही कोर्ट जो है वो इशू फ्रेम कर पाएगा। कैसा पॉसिबल है कि बिना कंट्रोवर्सी के इशू बन रहे हैं? पॉसिबल है। आप अगर रूल नंबर 14 में एक छोटा सा पॉइंट में रिलेट कर रहा हूं, अगर आप देख लो, रूल नंबर 14 में, ऑर्डर नंबर 14 में, सॉरी ऑर्डर 14 में रूल नंबर 1। दो चीजें अगर आप देखें ऑर्डर 14 के अंदर, कि कोर्ट जब भी इशू फ्रेमिंग करता है तो कोर्ट क्या देखता है, ठीक है? तो लिखा है मटेरियल प्रेपोजिशंस आर दोज प्रेपोजिशंस ऑफ लॉ और फैक्ट विच द प्लेंटिफ मस्ट एलिज इन ऑर्डर टू शो हिज राइट टू सू। मतलब जो उसका कॉज ऑफ एक्शन है कि क्यों वो कोर्ट में केस कर रहा है, उसको बताने के लिए कोर्ट में चीजों को एलिज करना पड़े, बताना पड़े। और द डिफेंडेंट मस्ट एलिज इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट हिज डिफेंस, कि प्लेंटिफ अपनी प्लेंट के अंदर कॉज ऑफ एक्शन बता रहा है, डिफेंडेंट अपना डब्ल्यूएस के अंदर डिफेंस ले रहा है। ये बेसिक पॉइंट है। और कोई भी मटेरियल प्रिपोजिशन जब कोर्ट के सामने होगी विच इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर, तो हमारे सामने आ जाते हैं इशू। इश्यूज अराइज व्हेन मटेरियल प्रिपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ अफर्म्ड बाय वन पार्टी डिनाइड बाय अदर। ये भी समझ में आ गया। और मटेरियल प्रेपोजिशन क्या है? जो प्लेंटिफ कॉज ऑफ एक्शन को प्रूव करने के लिए कोर्ट को बता रहा है, और जो डिफेंडेंट डिफेंस के लिए कोर्ट को बता रहा है, ये भी आ गया। और कोर्ट को जब पहली तारीख, पहली पेशी लगती है, पहली पेशी वो नहीं है जिस दिन प्लेंटिफ कोर्ट में आता है, पहली पेशी ये है जब इशू फ्रेम होता है। कभी कभी सवाल आता है कि विच इज द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। तो डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग वो होती है जिस दिन कोर्ट इश्यूज फ्रेम करता है, ठीक है, एट द फर्स्ट हियरिंग।
of the suit, the court shall, after reading the plaint and the written statement, कि plaint आ गया, WS आ गया, after examination under order rule 2 of order 10, after hearing the parties and their pleader ascertain upon what material preposition the parties are at variance. कहते कौन से मुद्दे पे ये अलग अलग बात कह रहे हैं, ये चीज जरूरी। जिस मुद्दे पे एक जैसा दोनों का सुर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जहां पे सुर और ताल बिगड़ गए वहां पे दिक्कत है ना। वेयर द पार्टीज आर एट वेरियंस, वेरियंस मतलब जहां ये अलग अलग बात है, एंड शेल देयरअपॉन प्रोसीड टू फ्रेम एंड रिकॉर्ड द इशू। तो अगर वो चीजें कुछ ऐसी है जो एक व्यक्ति कह रहा है दूसरा मना कर रहा है, दे आर एट वेरियंस विद ईच अदर, तो कोर्ट हैज टू फ्रेम एंड रिकॉर्ड द इशू। और फिर जो भी इश्यूज आएंगे उसके ऊपर पार्टीज जो है अपने अपने एविडेंसेस लीड करेंगे। बेसिक तरीका है। तो आपको तीन चीजें समझनी थी अभी अभी, कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर एडमिशंस एंड डिनायल्स का जो कॉन्सेप्ट आता है उसके बेसिस पे कोर्ट को ये पता लगता है कि इशू क्या बना है। इतना क्लियर है। लेकिन लेकिन कोर्ट जब भी इशू फ्रेमिंग की स्टेज पे आएगा, जिसे हम सामान्य रूप से ये कहते हैं कि जब पार्टीज कोर्ट में अपीयर हो गई तो ऑर्डर 10 अप्लाई हो रहा है। ऑर्डर 9 तो लग गया कि अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज थी, जैसे ही पार्टीज कोर्ट में आई तो ऑर्डर 10 और साथ में ऑर्डर नंबर 14 का काम शुरू हो जाता। इन दो का काम शुरू हुआ कि अब कोर्ट व्यक्तियों से पूछेगी कि क्या तुम्हारी दिक्कत है, वो बताओ। वैसे तो लिख के दे रहे हैं लेकिन कोर्ट को फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ सकती है कोर्ट, और उसके बाद कोर्ट इशू बनाती है। तो ये जब इशू बनेगा उस डेट को हम क्या कहेंगे, डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। इससे पहले जो कुछ भी हुआ वो डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग नहीं माना जाता। सीपीसी थोड़ा सा किताबी बात कर गया, क्योंकि सीपीसी के हिसाब से हर केस की प्रोसीडिंग रोज लगनी चाहिए, जो कि होता नहीं। इसके हिसाब से जिस दिन कोर्ट में डिफेंडेंट डब्ल्यूएस ले आया था उसी दिन कोर्ट को इशू फ्रेम कर देना चाहिए, इसके हिसाब से ये मतलब है। लेकिन लेकिन कन्वेंशनली ये पॉसिबल नहीं। तो हम जब भी हमें ऑब्जेक्टिविटी में सवाल आता है कि डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग क्या है, तो हम लिखते हैं व्हेन द इश्यूज आर फ्रेम्ड इन द कोर्ट, वो डेट ऑफ फर्स्ट। मान लो आज डिपेंडेंट को बुलाया, वो रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में दे गया, कोर्ट ने कुछ कार्रवाई नहीं करी, कोर्ट ने अगली डेट लगा दी फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द इशू, तो अगली डेट हमारे लिए फर्स्ट हियरिंग बनी। अगर कोर्ट उसी दिन इशू बना दे तो वो डेट फर्स्ट हियरिंग बन जाए। ठीक है। और ये क्यों हम कहते हैं, बिकॉज प्रोविजन कह रहा है, प्रोविजन कह रहा है एट द फर्स्ट द कोर्ट विल फ्रेम द इश्यूज। ठीक है। एक पॉइंट क्लियर है कि पहली तारीख कौन सी मानी जाती है कोर्ट में, जिस दिन इशू बनता है। वो पहली तारीख शायद केस फाइल होने की 1 साल बाद वही आ सकती है, कोई पता नहीं है इसमें। ठीक है। दूसरा, कि इशू बनाने के लिए कोर्ट को क्या चाहिए, प्लेंटिफ का प्लेंट और डिफेंडेंट का रिटन स्टेटमेंट, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम मटेरियल प्रिपोजिशंस देख पाएंगे। जो एक व्यक्ति अफर्म कर रहा है दूसरा डिनाई कर रहा है, उसके आधार पे इशू बनेगा। ये बेसिक चीज। लेकिन लेकिन इतनी जल्दी हमें कुछ नहीं है, हम कुछ और भी कर सकते हैं। तो अब एक एक करके हम ऑर्डर नंबर 10 की बात करेंगे, लेकिन आप एक छोटा सा पॉइंट लिखो दैट फॉर फ्रेमिंग द इशू, फॉर फ्रेमिंग द इशू, what are what are the relevant things, what are the relevant things or documents, what are the relevant things or documents will be considered by the court, what are the relevant things or documents will be considered by the कोर्ट को इश्यू बनाना है, और इश्यू जिस डॉक्यूमेंट के आधार पे बनेगा या जिस चीज के आधार पे बनेगा वो कोर्ट के लिए जरूरी है। ठीक है। क्योंकि इशू प्रॉपरली अगर नहीं बना तो ट्रायल सही से चलने नहीं वाला, बड़ा सीधा है। ट्रायल सही से नहीं चलेगा तो जजमेंट सही नहीं होगा, है ना। अब आप बताओ कि कोर्ट को क्या क्या चीजों की जरूरत है, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया ना।
आंसर में बताओ कि क्या क्या चीजों की जरूरत है। प्लीडिंग्स की जरूरत है, ठीक है, तो प्लेंट आ जाएगा। मतलब पहले मैं यहाँ प्लीडिंग्स लिख लेता हूँ, और प्लीडिंग्स में आ जाएगी आपकी प्लेंट, और प्लेंट आपकी चलती है ऑर्डर 7 के रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंगली। ऑपोजिट पार्टी प्लीडिंग्स के तौर पे रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में देता है, और वो चलेगा ऑर्डर 8 के रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंगली। प्लेंट आ गया, डब्ल्यूएस आ गया। आपको कोई सब्सिक्वेंट प्लीडिंग लगाना था, वो लगा दो। ऑर्डर 8 के रूल नंबर 9 के अकॉर्डिंग ये सब आ गया। इशू फ्रेमिंग से पहले ही आएगा सब कुछ, क्योंकि बाद में ट्रायल चल पड़ा तो बाद में आप रिजॉइंडर नहीं दे पाओगे, वो दिक्कत है। इसी सब में निकल गया आपका साल 2 साल, इसी सब में चलेगा। और क्या कोर्ट देख सकता है? अब मान लो कोर्ट में प्लेंट भी आ गया, रिटर्न स्टेटमेंट भी आ गया, अरे कोर्ट को समझ नहीं आ रहा भैया तो मांगने क्या चाह रहा है। डिपेंडेंट डिफेंस ले रहा है, वो रिटर्न स्टेटमेंट में लिख के भी दे रहा है, लेकिन आपका एक्सप्रेशन क्लियर नहीं है, तो आप समझा ही नहीं पा रहे कि डिफेंस क्या है। प्लेंटिफ का प्लेंट क्लियर ही नहीं है, कॉज ऑफ एक्शन तो बता रहे हैं, लेकिन समझा नहीं पा रहा कि और क्या क्या चाहिए। हो सकता है ना कि कभी कभी आप जो चीज प्रकट करना चाहो वो नहीं कर पाए, तो कोर्ट आपसे कोर्ट में ही पूछ लेगा। क्या पूछेगा? क्या पूछेगा कि चाहते क्या हो? ये पूछेगा ना कोर्ट। तो यहीं पे बात आती है एडमिशन और डिनायल। ठीक है, ऑर्डर 10 रूल नंबर 1। रुचि अभी अभी मेंस के पेपर लिख के आई है। सीपीसी के जितने क्वेश्चन आए थे सारे किए थे क्लास में, तो पहले वो क्वेश्चन पढ़ते ही क्या दिमाग में आया कि ये तो हमने कर लिया है ना। चलो, तो ऑर्डर 10 रूल नंबर 1 कह रहा है एट द फर्स्ट हियरिंग, क्योंकि सीपीसी के हिसाब से तो सब कुछ पहली तारीख को ही हो रहा है ना। रिटर्न स्टेटमेंट जिस दिन आ गया उसी दिन कोर्ट को इशू भी बनाने हैं, इसका मतलब ये है, लेकिन होगा नहीं। होगा नहीं। तो लिखा है एट द फर्स्ट हियरिंग of the suit, the court shall ascertain from each party or his pleader whether he admits or denies such allegations of facts as are made in the plaint or written statement, if any. क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट देना आपका राइट है, आपको देना ना देना आपकी मर्जी। ठीक है, तो मान लो कि आपने प्लेंट बना के दे दिया कोर्ट को, डिफेंडेंट को कोर्ट में बुला लिया, लेकिन डिफेंडेंट कोर्ट में बिना रिटर्न स्टेटमेंट किया है। अब कोर्ट डिफेंडेंट को ये पूछ सकता है कि भैया प्लेंटिफ तेरे अगेंस्ट कह रहा है कि उसने 50,000 लेना है, तो तू बता, तो एडमिट करता है कि डिनाई करता है? क्योंकि उसने रिटर्न स्टेटमेंट तो दिया ही नहीं। तो कोर्ट में एडमिशन और डिनाइल का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर वो रिटर्न स्टेटमेंट में लिख के दे दे तो कोर्ट में इस चीज में जाने की जरूरत नहीं, और प्रैक्टिकली कोर्ट जाता भी ऑफ द ऑपोजिट पार्टी एज आर नॉट एक्सप्रेसली और नेसेसरी implications admitted or denied by the party against whom they are। कि जब आपने अगर मान लो रिटर्न स्टेटमेंट भी दिया है, तो उसमें आप एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ना एडमिट कर रहे हो ना डिनाई कर रहे हो। मामला ऑर्डर 8 के रूल नंबर 5 के सब रूल 1 में भी जा सकता है, जा सकता है डीम्ड एडमिशन। लेकिन मैंने कहा ना कि कोर्ट इतना हार्श नहीं है सर, है ना, कि कोर्ट कहेगा तुमने सही से नहीं बनाया तो तुम चलो बाहर, नहीं। ठीक है, कोर्ट वहीं पे एडमिशन डिनाइल करवा के खुद ही लिख लेता है कि मैंने इस व्यक्ति से ये सवाल पूछा था कि प्लेंटिफ का ये क्लेम है, क्या तुम एडमिट करते हो, ही इज डिनाइंग, तो कोर्ट एक ऑर्डर ही पास कर देगा उसको। तो आपने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में नहीं भी लिखा, तो डीम्ड एडमिशन में जरूरी नहीं है कि कोर्ट चला ही जाए। डीम्ड एडमिशन के कॉन्सेप्ट तब कोर्ट लगाती है जब डिपेंडेंट बहुत ही, क्या कहोगे, एक वर्ड आता है ना, तो जो व्यक्ति मानता ही ना हो किसी को, धूर्त किस्म का इंसान, वैसा। क्या कोर्ट ने कहा कि चेंज करना है रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह, नहीं नहीं नहीं, यही रखूंगा, नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट। कोर्ट ने कहा अमेंडमेंट कर, कहता नहीं करनी है।
कोर्ट ने कहा हम डीम्ड एडमिशन लगा देंगे, तो लगा दो, तो कोर्ट लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट डिफेंडेंट को पूछता है कि भैया आपकी रिटर्न स्टेटमेंट में दिक्कत है, तो वो कहेगा सर वकील साहब ने बनाई है, मुझे तो पता है नहीं। तो कोर्ट वहीं पे उसको सवाल जवाब करके ऑर्डर पास कर देगा, एडमिशन डिनायल का एक ऑर्डर पास, ठीक है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये चीज होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती। आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट का प्रोसेस क्या है कि आज डिफेंडेंट अपीयर, रिटन स्टेटमेंट सबमिटेड टू द कोर्ट, कॉपी गिवन टू द ऑपोजिट पार्टी, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, ये कोर्ट का काम। कोई एडमिशन डिनायल कोर्ट में नहीं। फिर जज साहब घर जाते हैं, वो अपनी फाइल पढ़ेंगे, फाइल के बेसिस पे देख लेंगे इशू क्या बनेगा, अगली तारीख पे पार्टीज कुछ कुछ कहेंगी और कोर्ट इशू बनेगा, ये चलता है, ठीक है। चलो, हमें तो कानून पढ़ना है, हमें करें। तो द कोर्ट शेल रिकॉर्ड एडमिशन दैट, जरूरी नहीं है करना है, लेकिन अगर कर लिया तो लिखना पड़ेगा ना कि क्या सवाल पूछे थे, क्या व्यक्ति एडमिट कर रहा है, क्या डिनाई कर रहा है, लिखना पड़ेगा। तो आप एडमिशंस और डिनायल्स के बेसिस पे भी इशू फ्रेमिंग करोगे, क्योंकि अगर पार्टीज ने प्लीडिंग्स क्लियर नहीं बना रखी थी तो आपने कोर्ट में एडमिशन डिनायल करवाया, तो एडमिशंस एंड डिनायल्स भी जरूरी है कोर्ट को देखना। अगर कोर्ट ने किया है तो दैट विल बी टेकन अप बाय ऑर्डर नंबर 10, रूल नंबर 1। कभी कभी ऐसा एक व्यक्ति होता है ना कि जो जो वो चाहता है ना वो बता नहीं सकता, ऐसा होता है। आप जो चाहते हो बता देते हो, कोई लीगल एक्शन होगा तो चलो व्यक्ति बता ही देगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी लोग वो भी नहीं बता पाते, ठीक है, ऐसे भी होते हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में कौन आया है? लीडर आया है। या फिर मान लो कभी रिश्ता हो, ठीक है, किसी की रिश्ता आया है शादी का, तो क्या अकेले आप वो लड़का लड़की को भेजोगे कि साथ में परिवार वाले भी जाते हैं? जाते हैं। क्यों जाते हैं? आइडियोलॉजी समझो आप, क्यों जाते हैं? क्योंकि लड़का लड़की शायद खुल के बात ना कर पाए, आजकल तो कर लेते हैं, लेकिन मान लो खुल के ना कर पाए, तो परिवार वाले कर लेंगे ना कि भैया वो लड़की नहीं पूछ सकती कि भैया आप साल में कितने पैसे कमाते हो। लड़का ऑफेंसिव ऑफेंसिव फील करेगा, कैसे पूछ रही थी, हाँ? तो परिवार वाले पूछ लेंगे कि लड़के का पैकेज क्या है, ऐसा पूछ, सीटीसी क्या है। तो उसी तरीके से अगर आप कोर्ट में जा रहे हो और आप सब कुछ शायद खुद ना बता पाओ, तो आप अपने किसी दोस्त को ले जाओगे जिसको बड़ा मजा आता है सवाल जवाब करने में, होता है ना ऐसा। तो आप अपने दोस्त को ले जाओ, थर्ड पर्सन कैन बी अकम्पनीड विद, या प्लीडर को ले जाओ, ठीक है। तो कोर्ट में जब आप किसी तीसरे व्यक्ति को, थर्ड पर्सन या प्लीडर को लेके गए हो, तो इसको लेके जाने का आपका औचित्य क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था? कि कोई सवाल पूछा और मुझे ना आया तो ये बताओ, यही ऑब्जेक्टिव था। तो इफ द पार्टी हैज accompanied with a third person who is supposed to be knowing the facts of the case, और इफ द पार्टी इज accompanying a pleader, वो कोर्ट में वकील लेके आया है, तो कोर्ट इज सपोजिंग दैट ओके प्लीडर मस्ट बी नोइंग हिज केस। तो कोर्ट प्लीडर से भी सवाल कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्योंकि कोर्ट को इशू बनाना है ना, तो अगर कोर्ट को चीजें नहीं समझ में आएंगी कैसे बनाएगा? तो कोर्ट ने पहले पार्टी को पूछा कि बे तू बता एडमिट करता है डिनाई को, तो वो जज साहब को देख के ही कई लोग चुप हो जाते हैं, ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कि वो जज साहब पूछ रहे हैं, वो चुप हो गया, वो डर गया, तो वो साथ वाले को बोले, इशारा करेगा तू बता। तो दैट इज वेयर ऑर्डर 10 रूल नंबर 2 इज ए कंपनी, ये बता, ये बता। देखो सीपीसी को ऐसे पढ़ो कि आपको लगे ही ना कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। कह रहे एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट द कोर्ट शेल विद द व्यू टू एलुसिडेट द मैटर इन कंट्रोवर्सी, समझने के लिए एलुसिडेटिंग मतलब उसको एक्सप्लोर करना है आप, कि विवाद क्या है, क्योंकि जब तक विवाद समझ में नहीं आएगा, वादी और प्रतिवादी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का डिस्प्यूट जब तक क्लियर नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो विद द व्यू टू elucidate the controversy in a suit
एग्जामिन ओरली सच ऑफ द पार्टीज टू द सूट अपियरिंग इन पर्सन और प्रेजेंट इन द कोर्ट। तो कोर्ट क्या कर रहा है? सवाल जवाब कर। हाँ भैया डिफेंडेंट आ गए, पिछली डेट पे नहीं आए थे, वो जवाब देगा सर क्यों नहीं आया था। ठीक है, कोर्ट पूछेगा केस आया आपके अगेंस्ट, बोलेगा जी जनाब, कि डिफेंस लेना है जी जनाब, रिटर्न स्टेटमेंट। यू आर गिविंग समथिंग है ना। कोर्ट अब ये ऐसा थोड़ी है, कोर्ट बड़ा फॉर्मल नहीं होता। ठीक है, अब ज्यादा सख्ती के साथ पेश नहीं आते, बहुत कम आते हो। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में आते हो, सिविल में तो ऐसे ही चल रहा है मामला। अब ये है कि पार्टीज को तो आप एग्जामिन करना ही है आपको, क्योंकि पूछना ही है कुछ ना कुछ ना, तो शेल वर्ड आ गया। फॉर एलुसिडेटिंग द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी द कोर्ट शेल एग्जामिन द पार्टीज ओरली। ओरली एग्जामिन करना। आपने प्लेन दे दिया, रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया, फिर भी कोर्ट की मर्जी है ना सवाल जवाब करना, कोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप मटेरियल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे, फिर कोर्ट किसको सवाल करेगा? वकील को कर लेगा, जो आप साथ में दोस्त ले आए उसको कर लेगा। तो वही चीज है। मे इनको सवाल करना है ना करना, बात की बात। तो मे ओरली एग्जामिन एनी पर्सन एबल टू आंसर एनी मटेरियल क्वेश्चन। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी मटेरियल क्वेश्चन का आंसर दे सकता हो, उसको सवाल कर लो। बाय होम द पार्टी अपियरिंग इन पर्सन और प्रेजेंट इन कोर्ट और हिज प्लीडर इज ए कंपनी। क्या आप खुद नहीं गए? आपने दोस्त भेज दिया, भैया तू चला जा, देख के आना कि कोर्ट में क्या हो रहा है। वकील कुछ बोलता भी है कि नहीं बोलता, है ना। ऐसा होता है कि वकील साहब पता नहीं आर्गुमेंट पैसे तो नहीं खा लिए ऑपोजिट पार्टी से, ये भी चलता है। तो द कोर्ट इज competent enough to ask questions to any person with whom the pleader is a company. The court can ask questions to the pleader also. अगर कोर्ट को कोई आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं मिले, तो जैसे मान लो कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को कोर्ट में बुलाया गया, ठीक है, और मान लो दोनों खुद आ गए या नहीं आए, दोनों ने अपना अपना एक वकील भेज दिया, तो वकील से भी काम हो जाता है। अब कोर्ट ने वकील साहब को सवाल पूछा, तो वकील नया नया था, उसको पता ही नहीं कि सवाल भी पूछे जाते हैं। तो कोर्ट इज आस्किंग क्वेश्चन कि क्या केस है, वो वकील साहब कह रहे हैं सर वो पढ़ के बताता हूँ। तो यू आर नॉट एबल टू आंसर व्हेन द कोर्ट इज क्वेश्चनिंग यू, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट बोलेगा कि पार्टी को भेजो अगली डेट पे, क्योंकि तुम्हें तो कुछ आता नहीं, तुम बिना फाइल पढ़े आ गए हो। ऐसे बोल देता ना कोर्ट कि फाइल पढ़ के आया करो। तो अब वही चीज इसके अगले सब रूल में आपको मिल जाएगी। इफ यू सी, देखो सर, इसी का अगला जो सब रूल है, लिखा है, एट द सब्सिक्वेंट हियरिंग द कोर्ट में ओरली एग्जामिन एनी पार्टी अपीयरिंग इन पर्सन और एबल टू आंसर एनी मटेरियल क्वेश्चन बाय होम सच पार्टी और प्लीडर इज अ। तो कोर्ट अगली तारीख लगा देगा, और अगली तारीख पे पार्टी को बुला के उससे सवाल जवाब करेगा। ठीक है, अब ये सारा मामला तो चलो समझ में आ गया, लेकिन एक मुद्दा बड़ा गहरा है। वो वकीलों की, माफ कीजिएगा, नालायकी को पकड़ने के लिए। ठीक है, कि आपको कोर्ट सवाल पूछ रहा है, यू आर ब्रिलियंट काउंसलर, लर्नेड काउंसलर लिखते हैं ना, लर्नेड का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा। सो यू आर अ लर्नेड काउंसल, you are appearing on behalf of the party before the court of law without reading the file of the case। ऐसा होता है। Now where the pleader of the party who appears by a pleader refuses to answer or unable to answer material question, वकील को जज साहब सवाल पूछ रहे हैं कि वकील साहब बताओ जरा कॉज ऑफ एक्शन क्या है, देखते हैं। तो वकील साहब कह रहे सर पता ही नहीं क्या है। क्या मजेदार वकील है, रिफ्यूजेस टू आंसर क्वेश्चन और ही इज इनेबल टू आंसर। कि जैसा आपने सवाल पूछा कि क्या मुद्दा क्या है आपका, केस बेसिकली मान लो रिकवरी ऑफ मनी का है, वो वकील साहब कह रहे हैं वो सर मेरा क्लाइंट है, वो एक बिजनेस चलाता है। तो कोर्ट ने कहा मुद्दा क्या है? नहीं सर बहुत बढ़िया बिजनेस चला रहा है। तो थोड़े मतलब राहुल गांधी जैसे आंसर आ गए।
कि सवाल कुछ था, जवाब कुछ और आ गया। या जो बाइडेन साहब से जब वो G20 करके गए, तो वहां पे प्रेस ने कुछ सवाल पूछे, तो वो पता नहीं कुछ और ही आंसर दिए जा रहे थे। तो बाद में उन्होंने निकाला भी कि इनकी उम्र 60 से ऊपर हो गई है। ऐसा भी चलता है कि आपसे सवाल कुछ और पूछे जा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू आंसर एनी मटेरियल क्वेश्चन। जैसे आपने पूछा कि कितनी की रिकवरी का मामला है, कितना 2-4 हजार का था, पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो इफ यू आर इनकैपेबल ऑफ डूइंग दैट, व्हाट द कोर्ट विल डू? या तो कोर्ट कहेगा कि वकील साहब आप एक काम करो, अगली तारीख को केस की फाइल पढ़ के तो पोस्टपोन कर दो, है ना? ऐसा होता है। नॉट लेटर देन 7 डेज, 7 दिनों से ज्यादा का समय नहीं दिया जाएगा। 7 दिनों के बाद दोबारा पेशी लगेगी। और क्योंकि तैयार हो क्या, और पार्टी को डायरेक्शन मिलेगी कि तुम्हें इन पर्सन आना है, कि अगली तारीख को पता नहीं वकील साहब तुम्हारे केस का क्या कर रहे हैं, तो यू हैव टू अपीयर इन पर्सन। ये आपको धरातल पे कोर्ट की कार्रवाई समझाने की तरीका है कि कोर्ट में जब काम चल रहा है तो ऑडिट एंड रूल नंबर 4 बता रहा है, यू द प्लीडर ऑफ द पार्टी हु अपीयर्स बाय अ प्लीडर। वो व्यक्ति जो प्लीडर के थ्रू कोर्ट में आया है, खुद नहीं आया, प्लीडर आया हुआ है। और एनी पर्सन accompanying a pleader is referred under rule 2, मतलब आप खुद नहीं गए, दोस्त भेज दिया और वकील भेज दिया, उसकी बात ये है यहाँ पे। और एनी पर्सन accompanying a pleader as referred in rule 2 refuses to answer or unable to answer, refuses to answer, मतलब आप देखो यार, मना ही कर दिया आंसर देने। Unable to answer any material question relating to the suit which the court is of the opinion। कोर्ट को ये लगता है कि अगर व्यक्ति खुद आया होता ना कोर्ट में, कि प्लेंटिफ खुद अगर आ गया होता तो शायद आंसर दे देता। So where the court is of the opinion that the party whom he represents out to answer, वो दे सकता था, and likely to able to answer if interrogated in person, कि अगर मैं उससे खुद सवाल जवाब करता तो ये जवाब मिल जाते मुझे, लेकिन ये निकम्मे लोग आए, ये जवाब नहीं दे। माफ कीजिए। The court may postpone the hearing to a day not later than 7 दिनों से तक की एक अगली डेट लगा ले। 1 महीना नहीं मिलेगा केस तैयार करने को, हफ्ता ही मिलेगा। मतलब हफ्ता भी ज्यादा बोल दिया, कोर्ट तो 2 दिन देगा, 2 दिन के बाद दोबारा हो। एंड डायरेक्ट द पार्टी, अब जो पार्टी को नोटिस जाएगा वो इन पर्सन अपीयरेंस का है। और आपको पता है कि अगर व्यक्ति को इन पर्सन बुलाया हो और वो ना आए तो उसका कॉन्सिक्वेंस बड़ा गंभीर है। माना जाता है कि वो आया ही नहीं। अगर प्लीडर आया है ना तो नहीं माना जाता उसको। और अब देखो कि अगर हमारा प्लेंटिफ भी निकम्मा ही निकला कि वो उसको बुलाया इन पर्सन और वो नहीं आया, तो कोर्ट क्या कर सकती है? द कोर्ट में प्रनाउंस द जजमेंट अगेंस्ट। या तो प्लेंटिफ है तो सूट डिसमिस कर दो, डिफेंडेंट है तो एक्स पार्टी। ठीक, समझ गए? चलो, सो ये है सारा प्रोसेस कि जब आप एडमिशन और डिनायल करते हो तो उसकी पूरी कार्रवाई कैसे चलेगी, है ना? तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही चीजें लिखी है, मैंने और कुछ नहीं लिखवाया। बाकी सब सिर्फ समझने का विषय है। ठीक है, लिखवाने वाला काम है बाकी। अब देखो कोर्ट में, अब एक एक करके चलो, है ना? कि कोर्ट में पार्टीज ने अपनी प्लेंट आ गई, रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, कुछ सब्सिक्वेंट प्लीडिंग लगानी थी वो भी आ गई। इसके बाद कोर्ट ने देखा कि अच्छा एडमिशन डिनायल कर लेते हैं, तो कोर्ट ने सवाल जवाब करने शुरू किए। तो एडमिशन डिनायल जब कोर्ट ने करने शुरू किए तो कोर्ट उसको रिकॉर्ड भी कर लेगा। फिर कोर्ट जो है पार्टीज को इंटेरोगेट करेगा, द कोर्ट शेल ओरली एग्जामिन द पार्टी, तो वो कोर्ट करेगा। लेकिन ये सारा कुछ कोर्ट कर क्यों रहा है? कंट्रोवर्सी समझने के लिए। तो ना प्लेंटिफ की प्लीडिंग कुछ समझा पा रही है, ना प्लेंटिफ खुद कुछ समझा पा रहा है, ना वकील कुछ समझा पा रहा है। फिर इतना जल्दी मत करो, ठीक है, कि सूट डिसमिस कर देते हैं। तो कोर्ट देखेगा कि ठीक है, मतलब कॉज ऑफ एक्शन तो कुछ लगता है, लेकिन मुझे ना सही से एक्सप्रेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। तो अगली कोर्ट जो चीज करेगा वो पार्टीज ने जो डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं ना प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के साथ, उनको भी एग्जामिन कर सकते
द कोर्ट कैन एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। तो जो ऑर्डर 7 के रूल नंबर 14 में या ऑर्डर 8 के रूल 1 कैपिटल, ये तीसरा पॉइंट आएगा ना कि ऑर्डर 7 रूल 14 एंड ऑर्डर 8 रूल 1 कैपिटल ए के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपने कोर्ट में दिए थे प्लेंट या डब्ल्यूएस के साथ, उनको भी कोर्ट देख लेगा। दैट डॉक्यूमेंट्स attached with the pleadings can also be examined, can also be examined. Documents attached with the pleadings can also be examined. कोर्ट कह रहा है ठीक है, नहीं समझा पा रहे, नादान हो सकते हैं, खुद ही समझने की कोशिश करें तो कागज पढ़ लो। ठीक है, कागज झूठ नहीं बोलता, ऐसा कहा जाता है, तो आपने कागज पढ़ लिया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, कानून अंधा है सर। ठीक है, तो कागज पे हम विश्वास करें, और कागजों से भी कुछ समझ नहीं। अब जज साहब क्या करें, फिर पकड़ के बैठ जाएंगे कैसा केस बना। ये बड़ा डिटेल में है, ये कॉन्सेप्ट इतना आता ही नहीं है। ठीक है, आपको इतनी इतनी ज्यादा स्टेजेस कभी भी नहीं आएंगी। ठीक है, कि आप ये सब कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी कोर्ट में एक ही केस है। वही केस डिसाइड करना तभी होगा ये, अदरवाइज रोज की रूटीन में ये काम मुश्किल है। आप हाँ, वो कोर्ट में जैसे कि आपने कोई चेक दिखाया या कोई मैंने इसको पेमेंट करी है, तो सामने वाले को पूछा जाएगा ये पेमेंट आई है, वो कहेगा जी आई है, एडमिट कर दो, हो जाए। वो अनेक्शर्स पे लिखवा देते हैं कोर्ट के अंदर। जनरली विटनेसेस कोर्ट में कब आते हैं? सामान्य तौर पर ट्रायल पे, कि जब कोर्ट इशू बना देगा, फिर इश्यूज पार्टी को प्रूव करने, फिर एक एक करके अपने गवाह कोर्ट के अंदर वो लेके आते। लेकिन कोर्ट ने ये देखा कि भैया इन लोगों के बस की बात है नहीं। वो मिर्जापुर में डायलॉग नहीं है कि तुमसे ना हो पाए। ठीक है, तो वही मामला है कि इन पार्टीज के बस का है नहीं। तो कोर्ट ने ये सोचा कि देखो प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, कॉज ऑफ एक्शन भी है, डिफेंस भी है, लेकिन कंट्रोवर्सी में जो जो चीजें मुझे चाहिए वो सब कुछ अभी मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने इनकी प्लीडिंग्स टेस्ट कर ली, इनको सवाल जवाब कर लिए, वकीलों को कर लिए, इनके डॉक्यूमेंट भी देख लिए, लेकिन अभी भी कुछ मुझे डाउट। तो आपने जब प्लीडिंग्स पढ़ी होंगी तो शायद उसमें किसी व्यक्ति का जिक्र होगा कि मैंने वो फलाने व्यक्ति के सामने डिफेंडेंट को पैसा दिया था। कोर्ट कहेगा यार उस बंदे को बुलाओ जिसके सामने पैसा दिया। बेसिकली वो विटनेस है, वैसे उसको बुलाने का काम जब इशू फ्रेमिंग हो जाएगी उसके बाद का है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप उसे इशू फ्रेमिंग से पहले ही बुलाओ। क्यों? उससे सवाल जवाब करें, उससे पूछते हैं कि इन दोनों के बीच का विवाद तू समझा दे। तो ऑर्डर 14 में रूल नंबर 4 ये आ गया। निकाला ऑर्डर 14 रूल 4। ये मिर्जापुर की बात पे क्यों हंसे आप लोग? कैसे देखी तो सभी ने, मतलब मैंने उतनी नहीं देखी है। ठीक है? वो तो बीच बीच में ना मीम्स आते हैं, तो मैं एक्चुअली ना जो बड़े बड़े हमारे देश के टीचर्स हैं मैं उनको बहुत सुनता हूं। ठीक है, तो अवध ओझा सर हैं, अगर आपने कभी देखा हो यूट्यूब पे, वो मिर्जापुर के बड़े डायलॉग यूज। ठीक है, यूपी वाले हैं। लिखा है वेयर द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द इश्यूज कैन नॉट बी करेक्टली फ्रेम्ड विदाउट एग्जामिनेशन ऑफ सम पर्सन, नॉट बिफोर द कोर्ट। क्योंकि आज तो पार्टीज ही आई थी कोर्ट में, वो व्यक्ति तो आया नहीं जिसको आपने विटनेस के तौर पे बुलाना है फ्यूचर में, वो अभी थोड़ी आएगा, है ना। कोर्ट कह रहा है कि हम इशू सही से नहीं बना पा रहे, हमें लगता है कि एक व्यक्ति को एग्जामिन करना पड़ेगा, एक व्यक्ति को एग्जामिन करना पड़ेगा जो आज कोर्ट के सामने है नहीं, तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? डेट लगानी पड़ेगी। तो कोर्ट विल एडजर्न द फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज नॉट लेटर देन 7 days।
ठीक है, कोर्ट ने डेट लगा दी 7 दिनों के बाद की, या कोर्ट कहता है कि यार हमें कोई डॉक्यूमेंट देखना है जो हमारे सामने अभी पेश नहीं हुआ, तो वो डॉक्यूमेंट हम देखना चाहते हैं। तो जैसे रजिस्ट्रार के पास कोई डॉक्यूमेंट है उसको बुला लो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास कोई डॉक्यूमेंट है उसकी प्रोडक्शन करवा लो। आप या तो किसी विटनेस को बुलाने की कोशिश कर रहे हो या किसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करवाने की बात। क्यों? ताकि कंट्रोवर्सी समझ ले तो इशू सही से बन जाएगा। ठीक है, मे एट एनी टाइम फॉर अ टाइमिंग इन फोर्स compel the attendance of any person or the production of any document by the person in whose possession or power it is by summons or other process। तो ये चीज है कि एग्जामिनेशन किसी भी व्यक्ति का इशू फ्रेमिंग से पहले ही हो जाता है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? ताकि हम इशू सही से बना पाए। अगर आप सही से इशू नहीं बनाओगे तो मैंने कहा ना, ट्रायल विशिएट कर सकता है आप। ठीक है, तो लास्ट जो आपने चीज यहां पे समझी वो क्या है, एक मिनट, कि क्या क्या चीजें आ गई कोर्ट में इशू फ्रेमिंग के लिए, कोर्ट क्या क्या देख सकता है हम उसकी बात करें। तो प्लीडिंग्स देख सकता है, एडमिशन डिनायल करवा सकता है, लोगों को ओरली एग्जामिन कोर्ट करेगा जो पार्टीज आएंगे, फिर कोर्ट चाहे तो उनके वकीलों को एग्जामिन कर सकता है, पूछ सकता है कुछ सवाल जवाब। फिर भी अगर कोर्ट को कुछ समझ में ना आए तो डॉक्यूमेंट देख सकता है जो साथ में लगे हुए हैं। और फिर भी समझ में ना आए तो ऑर्डर 14 का रूल नंबर 4 के अंदर एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन और प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट कैन बी डन सो दैट इश्यूज कैन बी फ्रेम्ड। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन मतलब ये विटनेस है कोई, तो फ्यूचर में विटनेस शायद बन के आएगा, एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन दैट इज विटनेस और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट कैन बी ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट सो दैट द इश्यूज कैन बी फ्रेम्ड। और इसके बाद भी अगर ना आए ना, फिर कोई रास्ता। ठीक है, इससे ज्यादा कठोर वर्ड नहीं बोलेंगे, इसके बाद कोई रास्ता नहीं है, सूट ही डिसमिस। ठीक है, ये चीज।